बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। जुनैद सफदर साहब की एक बार फिर शादी हुई है। पहली शादी उनकी नाकाम हो गई थी। अल्लाह करे कि इस मरतबा उनकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए। हमारी बहुत सारी सिंसियर प्रेयर्स हैं उनके लिए। अल्लाह ताला उन्हें बहुत सी खुशियाँ दे और उनके घर को हंसता बसता रखे। ये शादी जिस अंदाज में इसको डिस्प्ले किया गया है उस पर मेरा मौजू है, थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि दानिस्ता तौर पर जिस किस्म की उसमें से जो उसकी लुक निकाल के तकरीब की और जिस तरह से उसे क्लिप्स निकाल के, तस्वीरें निकाल के पब्लिश की गई, जाहिर है ये शरीफ फैमिली की मर्ज़ी से वीडियोस जारी की गई हैं, शरीफ फैमिली की मर्ज़ी से तस्वीर जारी हुई हैं। ऐसा नहीं है कि लीक हो गई हों। ये उनका ऑफिशियल फोटोग्राफर होगा जिसने ये वीडियोस बनाई होंगी, फिर वो वीडियोस एडिट हुई हैं, फिर उसमें गाने लगे हैं, फिर उसमें जुनैद सफदर को जिस अंदाज में जो है वो लाया गया, वो उनको वो जिस तरह से चल रहे हैं, जो सेट दिखाया गया, यानी वहाँ पर बाकायदा शादी की तकरीब में सेट लगे हुए हैं। कोई जो है वो तारीख़ी इमारत का सेट नज़र आ रहा है आपको पीछे कोई, और फिर जिस अंदाज में वो फानूस, यानी उसकी पूरी एक प्रॉपर रिच लुक निकाली गई है। और जो उसमें से क्लिप्स निकाल के वीडियो बना के डिस्प्ले किया गया है कि एक बहुत बड़े शाहाना महल की सीढ़ियों पर सर जुनैद अकबर उतरते हुए आ रहे हैं, और जितने महंगे महंगे कपड़े उन्होंने, उनकी वालदा मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने, बाकी लोगों ने पहन रखे हैं, तो ऐसा लगता है कि दानिस्ता तौर पर यह दिखाया गया है कि ये जैसे हम अंबानी की शादी के डिस्कस करते हैं इंडिया में, या बड़े बड़े ख़ानदानों की शादियां डिस्कस करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये उस बात को जहन में रखकर बनाया गया है कि हमारा मुकाबला जिन अमीर तरीन ख़ानदानों के साथ है, हम ज़रा उनको डिस्प्ले करके दिखाएं कि भाई हम किस सतह के लोग हैं, हमारा कैलिबर अमारत में क्या बनता है, अमीरी में हमारा मकाम क्या है, और बाकायदा तौर पर इसका ख्याल रख के ये डिस्प्ले किया गया है। तो ये बेसिकली जो रिचनेस है उसको डिस्प्ले किया गया है, ये शाहानापन को डिस्प्ले किया गया है, ये अपनी एलीट प्लस सुपर एलीट क्लास जो है उसको डिस्प्ले किया गया है। और मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इंटेंशन के साथ किया गया, इंटेंशनली ये सब हुआ है। लेकिन इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका नेगेटिव पॉइंट यह है कि देखिए इस वक्त मुल्क के हालात ये हैं कि गरीब आदमी जो है वो रोज़ बरोज़ गरीब होता जा रहा है। आटे का बहरान है, किसान मर रहा है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं, इलाज कराने के पैसे नहीं हैं, लोग दवाइयों को तरस रहे हैं। आप उनको वो दवाइयाँ चंद लोगों को घरों में भिजवा देते हैं और उसमें से भी अब मिकदार थोड़ी हो गई है, और कसम पुरसी का एक आलम है, एक बड़ी बेचैनी का सोसाइटी के अंदर एक घुटन का माहौल है। और ऐसे में वो सारे लोग जो अपनी बच्चियों को शादियां करने से महरूम हैं, आप उन्हें चढ़ा रहे हैं। यानी अगर आपने इसी तरह से इसी सतह की एक शादी करनी थी तो बिल्कुल आपका पैसा है। वैसे तो खैर इस पर भी आप मुझसे डिबेट करेंगे कि इनका पैसा है या अवाम का पैसा है, लेकिन चलिए इस बहस को अभी नहीं करते। लेकिन चलिए इनके पास ये पैसा है, इसका ये अपनी फैमिली के अंदर इजहार भी करना चाहते हैं, लेकिन ये कहाँ कि किसने मंतिक दी कि आप इसको पब्लिक में भी शो ऑफ करें? यानी इसे पब्लिक ना भी किया जाता तो क्या हर्ज था? और फिर चुन चुन के ऐसे क्लिप्स निकाल के शादी की तकरीब के उसका वीडियोस बना के जारी की गई हैं, जिससे और एक एलीट, बल्कि एलीट तो छोटा लफ्ज़ है, एक बादशाहाना लुक नज़र आ रही है। बादशाहाना लुक, जैसे बड़े बड़े महल्लात हों और इन बड़े बड़े महल्लात के में जो है वो एक आला तरीन जो है वो शादी हो रही हो, इस तरह की उसकी लुक दी गई है। और मेरा ख्याल है उन सब लोगों को चिढ़ाया गया है जो लोग इस वक्त दो वक्त की रोटी से महरूम हैं, जो लोग अपनी बच्चियों की शादियों से महरूम हैं। यानी जो इस वक्त से शादी नहीं कर पा रहा अपनी बच्ची की, कि उसके पास उसको ब्याहने के, रुखसत करने के लिए जो तकरीब होती है या जो जहेज देना पड़ता है उसके पैसे नहीं हैं। तो ऐसे में जब आप लोगों को ये अपनी ये लुक देंगे और उनको बताएंगे कि हम किस कदर अमीर हैं और हमारा और तुम्हारा कितना फ़र्क है, यानी फ़ौरन लोगों के ज़हनों में क्या आया कि यार बड़े अमीर हैं, और दूसरे ज़हन में क्या आया कि यार हम तो बहुत गरीब हैं। यानी आपने अवाम के साथ एक जो डिस्कनेक्ट है उसका इजहार किया है इसमें। तो मुझे ये दानिशमंदाना फ़ैसला नहीं लगा। मुझे नहीं लगा कि इससे मरियम नवाज़ के लिए लोगों की मोहब्बत बढ़ गई होगी और कहा होगा कि यार वाह, हमारी चीफ मिनिस्टर की क्या बात है, हमारी चीफ मिनिस्टर की क्या शान है, हमारी चीफ मिनिस्टर के क्या कपड़े हैं, हमारी चीफ मिनिस्टर ने क्या महंगे ब्रांड्स पहने हुए हैं। क्या लोगों ने ये कहा होगा? आप अपनी ईमानदारी से बताइए, क्या लोगों ने ये कहा होगा यार कमाल हो गया है, अब पता चलेगा ना इंडिया को उनकी शादियां क्या होती हैं, ये होती है हमारी शादी।
अगर तो ये लोगों का फीडबैक है फिर तो बहुत अच्छा किया, फिर तो मैं सारे अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, अगर तो ये फीडबैक है लोगों का। लेकिन अगर लोगों का फीडबैक ये नहीं है और लोग इससे अपसेट दिखाई दिए या लोगों को लगा कि यार उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाया गया है, तो फिर मेरा ख्याल है शायद इतना समझदाराना फैसला ना हो ये इस तरह से इस शादी को की इतने शाहाना अंदाज में चर्चा करने की। आप देखिए ना कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ ने आगे जाके वज़ीर आज़म बनना है, जेन ज़ी को हम बता रहे हैं कि बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म बनना है। बिलावल साहब का हाल ये है कि मैं जहाँ इस वक्त बैठा हूँ, जिस बिल्डिंग के 15वें फ्लोर पे, उसकी खिड़की से सामने गुल प्लाजा का धुआं उठता हुआ अभी भी नज़र आ रहा है। यानी लोग रोते रह गए, उनका अरबों रुपए का नुकसान हो गया, एक हुकूमत उनके प्लाजे की आग नहीं बुझा सकी। यानी इस हुकूमत के पास एक प्लाजे में लगी आग बुझाने की सलाहियत भी नहीं है। और आप इस्लामाबाद में भी 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी तकरीब करके बता रहे थे कि हमने सिंध को ऑल टुगेदर बदल के रख दिया। आप यकीन करें, इस कराची की जिस गली में चले जाएं, जिस मोहल्ले में चले जाएं, अच्छे से अच्छे इलाकों में, ये नाजिमाबाद है, ये गुलशन इकबाल है, ये गुलबर्ग है, ये जो न्यू कराची है, आप यहाँ सब जगहों में चले जाएं, सड़कें टूटी हुई हैं, उधड़ी हुई हैं, खड्डे हैं इतने बड़े बड़े। और पूछो तो कहते हैं कि जी थोड़ा सा पहले बनी थी, कोई कहता है साल पहले बनी थी, 6 महीने पहले बनी थी। सड़कें बना बना के उधेड़ देते हैं। तो एक इसको कारोबार का जरिया बनाया हुआ है। कराची पूरा तबाह हाल है और एक शारे फैसल के अलावा आपको ढंग की कोई सड़क पूरे कराची में नहीं मिलेगी। तो आप कैसे लोगों के यानी देखें ना, आप एक तरफ मरीम नवाज़ को वज़ीर आज़म अगर बनाना चाहते हैं तो मरीम नवाज़ और अवाम के दरमियान तो जो डिस्कनेक्ट है या जो एक फासला, वो खुद दिखा रही है कि तुम्हारे और मेरे दरमियान कितना फ़र्क है। और इधर एक आप प्लाजे की आग, गुल प्लाजे की आग नहीं बुझा सकते कराची में, और गुल प्लाजे की आग नहीं बुझा सकते, और जेन ज़ी को बता रहे हैं कि ये तुम्हारा आने वाला वक्त का वज़ीर आज़म है। तो ये लोगों को चिढ़ाने वाली बात है। पंजाबी में कहते हैं लोगों की नासा से तीला देना, कि आप जो है ना उनकी नासों में तीला डाल के घुमाएं और उनको चढ़ाएं। तो ये वो वाली सूरत हाल है। भाई इनसे पहले परफॉर्म कराओ, फिर लोगों को बताओ कि ये तुम्हारे लीडर्स हैं। जब आप इनसे जब ये परफॉर्म नहीं कर सकेंगे और आप लोगों को बताएंगे ये परफॉर्म तो नहीं कर पाते लेकिन तुम्हारे लीडर हैं, तो लोगों के को चिढ़ पैदा होती है, लोगों के यहाँ एक बेचैनी और परेशानी पैदा होती है। तो ये सूरत हाल जो है वो यहाँ पर है। अब ज़रा आ जाएं तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान भी कराची में, मैं भी कराची में हूँ इस वक्त। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है वो भी कराची में आए हुए हैं और यहाँ पर वो अपना इवेंट कर रहे हैं। अब एक पैटर्न आप देखें, पहले जाते हैं लाहौर, सोहेल आफरीदी साहब वहाँ पर पूरी एक मूवमेंट बना कर आते हैं और मोमेंटम बनाते हैं और पूरा एक जो है ना वहाँ पे एक लोगों को खड़ा कर देते हैं। अच्छा, इसी तरह से उसके बाद फिर फ़ौरन चले जाते हैं महमूद अचकज़ई और लामा राजा नासिर पास, फिर वो जाके स्ट्राइक करते हैं। तो देखिए एक तहरीक बन गई। इसी तरह कराची में हुआ है। सोहेल आफरीदी पहले आए हैं, पिछले हफ्ते लोगों को खूब उन्होंने उनके लहू को गरमाया है और वो गए हैं। तो इस हफ्ते लामा राजा नासिर पास और महमूद अचकज़ई आ गए। अच्छा, महमूद अचकज़ई यहाँ पर आकर आज इस वक्त वो प्रेस क्लब में हैं, एक इवेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर उनकी एक्टिविटीज़ चल रही हैं। तो आप ये देखें कि पिछले कुछ अरसे में आपको ये महसूस होगा, एक फ़र्क महसूस होगा, और फ़र्क ये महसूस होगा कि इन लोगों ने मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से जगा दिया है, सोई हुई तहरीक को दोबारा ज़िंदा कर दिया है, या वो लोग जो मजबूर थे, निकल नहीं पाते थे, उनको हौसला दे दिया है कि तुम निकल सकते हो। और फिर सिर्फ यही नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा में भी जो कल उन्होंने किया है वो भी हैरान कौन है। हालांकि आप कहेंगे वो तो उनका अपना सूबा है। मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि लेकिन ये रीजन नून लीग का रीजन था, हज़ारा रीजन। तो अब वहाँ पर उन्होंने जिस तरह से परफॉर्म किया उसका बहुत इम्पैक्ट क्रिएट किया है, तो पूरी तहरीक इंसाफ को जो है वो उठा दिया। अब वो अलग बात है कि महमूद अचकज़ई के हवाले से पीटीआई के दरमियान अब पीटीआई के लोगों में अभी भी ये रिजेंटमेंट पाई जाती है कि जी इनको क्यों अपोजिशन लीडर लगाया है। तो भाई आपसे पूछना चाहिए कि आपने क्या किया, पार्लियामेंटेरियन होते हुए, एमएनए होते हुए, सेनेटर होते हुए क्या रोल प्ले किया? जब आपने कोई रोल ही प्ले नहीं किया पिछले 2 साल में, आप तो नहीं उठा सके थे पार्टी को। ये इसी सोहेल आफरीदी ने उठाई है या महमूद अचकज़ई और अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने हिम्मत दिखाई है? इन लोगों ने पार्टी को दोबारा से उठा दिया है, दोबारा से एक्टिव कर दिया है। बड़े बड़े विजुअल्स हमें कराची और लाहौर में नज़र आ रहे हैं। तो आपने तो नहीं जगाई थी। आप किस हैसियत में इतराज़ करते हैं कि जी महमूद अचकज़ई को क्यों लगा दिया? नाराज़ होकर बैठे हैं, रुस के बैठे हैं, रुस नहीं जाते जैसे रोस के बैठे हैं कि जी महमूद अचकज़ई साहब जो है इनको देखो ना, जो पीटीआई की तो है नहीं, इनको लगा दिया, मेरा हक बनता था, मैंने कुर्बानियां दी। भाई तुम कर क्या रहे हो 2 साल से? तो महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, सोहेल आफरीदी, इनकी कंट्रीब्यूशन से पार्टी तो उठ गई है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि वो जो नाराज़ होकर बैठे हुए हैं उन्हें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए
और बल्कि सिर्फ झांकना नहीं चाहिए, इन्हें महमूद अचकज़ई को, सोहेल आफरीदी को, इन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। अभी भी मैं सोहेल आफरीदी अपने बलबूते पर लगा हुआ है, जोरे बाजू पर लगा हुआ है। जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस हैं, एमएनएज हैं, खैबर पख्तूनख्वा के ही हो गए, वो जो है वो गायब नज़र आते हैं। अली मोहम्मद ख़ान साहब हो गए, हाँ शहरियार आफरीदी कभी कभी नज़र आते हैं, लेकिन और कई लोग हैं, कई एमएनएज एमपीएज हैं जो है वो उन्होंने खुद एमएनए बने बैठे हैं। नाराज़गियाँ इनसे जितनी मर्जी करा लो, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार ये नहीं होंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब एक सवाल ये पैदा होता है कि चलिए पार्टी तो एक्टिव हो गई, लोग भी एक्टिव हो गए और कारकुनान भी बाहर निकलना शुरू हो गए हैं, तो मुज़ाकरात का क्या करना है? वो जो मुज़ाकरात की बार बार बात होती है, तो देखें एक बात मैं आपको बता दूं, पहले जो मुज़ाकरात हुए थे आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले या 1 साल पहले हुए थे, बहरहाल जब भी मुज़ाकरात हुए थे, पिछली मरतबा जब भी बैठी थी पीटीआई, तो उन मुज़ाकरात से कुछ निकला नहीं था। लेकिन उस वक्त के और अब के माहौल में बहुत फ़र्क है। आप कह सकते हैं ना पहले भी मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलना तो इस मरतबा भी कुछ नहीं निकलना, तो इस मरतबा हो सकता है कुछ भी ना निकले, लेकिन फ़र्क क्या है? देखें उस वक्त में और अब में फ़र्क यह है कि उस वक्त बहरहाल हुकूमत को आए हुए ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और उनकी इकॉनमी संभालने के दावे सामने आ रहे थे, और उस वक्त लगता यह था कि शायद हाँ ये दावे जो हैं वो दावे दुरुस्त हो भी जाएं, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं ये दावे तो दुरुस्त होने ही नहीं है। बाद में अंदाज़ा हुआ कि इनसे जो है वो ये इकॉनमी तो संभलनी नहीं है। अच्छा, अब इकॉनमी की हालत इस वक्त जो हो गई है, तो वो कहते हैं कि नियर टू डिसअपॉइंटमेंट है, यानी ये लोग नहीं कर सकते। तो अब इस्टेब्लिशमेंट भी को बहुत ज़्यादा उम्मीदें शायद ऐसा लगता है कि वाबस्ता नहीं कर रही है इकॉनमी के हवाले से इस हुकूमत से। इसी तरह से उस वक्त पीटीआई सड़कों पर नहीं निकली हुई थी, आज पीटीआई सड़कों पर कामयाबी से निकल पा रही है। फ़र्क है पहले में और अब में। आज पीटीआई ज़्यादा मजबूती के साथ, ज़्यादा जोर के साथ, ज़्यादा जान के साथ, ज़्यादा ताकत के साथ जो है वो निकलने की पोजीशन में है। और उस वक्त बिजनेस कम्युनिटी इतने खुलकर सामने नहीं आई थी, उन्हें लगता था कि शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। आज बिजनेस कम्युनिटी खुलकर प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रही है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस टीवी पर लाइव दिखाई जा रही हैं। उसमें वो कहते हैं कि जी 3 नस्लों से हमने जो सनतें बनाई थी, हमारी 3 नस्लें लगी और आज हमने वो कबाड़ का ढेर बना दिया। तो बिज़नेस कम्युनिटी बहुत परेशान है और वो कारोबार में उनको बहुत नुकसान का सामना है, जिसकी वजह से वो बेचैन है। इसी तरह से हुकूमत से इस्टेब्लिशमेंट के आज से साल 1.5 साल पहले इतने शिकवे नहीं थे जो अब होते हुए नज़र आ रहे हैं। परफॉर्मेंस का शिकवा, पंजाब ने परफॉर्म नहीं किया, मरकज़ ने परफॉर्म नहीं किया, परसेप्शन तब्दील नहीं किया, लोगों की राय अपने हक़ में नहीं बना पाए। मरीम नवाज़ ने जितने प्रोजेक्ट्स किए एक भी डिलीवर नहीं कर सका। प्रोजेक्ट्स लॉन्च करना कोई बात नहीं होती, उसका ग्राउंड पर आके उस प्रोजेक्ट का डिलीवर करना, रिजल्ट्स देना, वो बात होती है, वो नहीं हुआ। फिर आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वंडर बॉय की बात नहीं हो रही थी, आज वंडर बॉय की बात हो रही है। फ़र्क है, ये सारी चीज़ों में फ़र्क है। आज पीटीआई 1 साल के बाद बहुत बेहतर पोजीशन में खड़ी हुई है और मैं आपको इसके इंडिकेटर्स बता रहा हूँ। इसी तरह से किसान आज ज़्यादा परेशान है पहले के निस्बत, बॉर्डर्स पे ज़्यादा कशीदगी है पहले की निस्बत, इंडिया से ज़्यादा ख़तरा है पहले की निस्बत, दहशतगर्दी के इंडिकेटर ज़्यादा हैं पहले की निस्बत। और ये अगर इंडिया के साथ कुछ छेड़छाड़ होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट चाहिए होगी, अवाम की सपोर्ट चाहिए होगी, जैसे कि पहले पीटीआई और अवाम की सपोर्ट मिली थी और उसका फिर बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया गया था कि हाँ सब ने सपोर्ट किया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले से ज़्यादा मजबूत है या हुकूमत पहले से ज़्यादा कमज़ोर है, आप कुछ भी कह लें, दोनों सूरतें हैं। हुकूमत पहले से ज़्यादा बेहतर, पीटीआई पहले से ज़्यादा बेहतर सूरत हाल में, और हुकूमत जो है वो पहले से ज़्यादा बुरी और कमज़ोर सूरत हाल में है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आज अगर चीज़ें आगे की तरफ बढ़ती हैं तो वो ज़्यादा उसका एक इम्पैक्ट होगा। आखिरी बात यह है कि गवर्नमेंट के यहाँ बड़े बड़े सदीक जान भी इशारों के नामों में आपको ख़बर दे रहे थे कि एक इस्टेब्लिशमेंट के करीबी, बहुत ही करीब सियासी शख्सियत जो पीएमएलएन से नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब सियासी शख्सियत हैं, उन्होंने पीटीआई की एक बहुत अहम सियासी शख्सियत के साथ मुलाकात की है। और यही अहम शख्सियत है जिन्होंने पिछले दिनों लाहौर जाके भी खुफिया मुलाकातें की थी, और या खुफिया एक दौरा किया था और वो ऑन रिकॉर्ड नहीं था और उसमें कुछ मुलाकातें उनकी हुई थी। तो इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कुछ अहम शख्सियत से किसी ना किसी तरह रब्ता तो कर रही है। तो ऐसी सूरत में जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुछ उम्मीद पैदा होती हुई नज़र आ रही है। आखिरी बात यह कि हमारे दोस्त क्या हमें सुनते हैं, मोहब्बत करते हैं,
उन्होंने मुझसे यूके से रब्ता किया और उन्होंने एक तजवीज़ पेश की। उन्होंने कहा कि ये मेरी तरफ से तजवीज़ आप जो है वो अपने वीलॉग में पेश करें और वो लोगों तक पहुँचाएँ। अब वो क्या तजवीज़ है? वो कहते हैं बसंत आ रही है, आपने पतंगबाजी करनी है, आपने प्लान कर रखा है कि इमरान खान की तस्वीर लगाएं। तो उन्होंने कहा कि उनकी तजवीज़ ये है कि आप अगर एक तरफ इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ उस हल्के का, जिस हल्के में आप रहते हैं, उसके फॉर्म 45 के प्रिंट लगाएं। यानी अगर आप NA 130 में हैं तो एक तरफ इमरान खान की तस्वीर लगा रहे हैं तो दूसरी तरफ आप जो है वो नवाज शरीफ का फॉर्म 45 जिसमें वो कटिंग हुई भी है वो फॉर्म 45 लगाएं। इससे अंदाज़ा होगा लोगों को भी कि ये फॉर्म 45 क्या है, कैसे हुआ, इसके अंदर क्या किया गया और कैसे तब्दीलियाँ की गई, तो लोगों को रिकॉल हो जाएगा। तो ये उनकी तजवीज़ थे कि पतंगबाजी में आप फॉर्म 45 की गुड़ियाँ भी बना सकते हैं या पतंगे भी बना सकते हैं, या उसको फॉर्म 45 को के इमेज को उसके ऊपर चस्पा भी कर सकते हैं या उस पर प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो ये उनकी तजवीज़ थी। मैंने उनसे चूँकि कह दिया था कि ठीक है मैं आपकी इमानत आगे पहुँचा दूँगा, तो मैंने उनकी इमानत जो है वो आगे एज़ इट इज़ पहुँचा दिया। तो ये है जी सूरत हाल जो कुछ जो इस वक्त मर्ज हो रही है। बाकी बातें करते हैं अगले वीलॉग में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।